नमस्कार। आज हम जानते हैं ओम का नियम। हमारा विद्युत धारा चल रहा था, विद्युत धारा का चैप्टर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, साइमन ओम, है ना। तो उनका वो क्या किए थे कि जैसे हम लोग विभवांतर और विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, प्रति इकाई समय में जो आवेश का प्रवाह है वही क्या है, विद्युत धारा है। और प्रति इकाई आवेश पर जो कार्य किया जा रहा है, यानी कि जो ऊर्जा लग रही है, वही हमारा क्या है, विभवांतर, ठीक है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, विभवांतर V और विद्युत धारा I, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, जैसे सर्किट में हमारा बल्ब लगा है, यहाँ पर मान लिया स्विच लगा है, और अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ऑन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बैटरी लगी है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो हम जानते हैं कि जब वोल्ट हमें नापना होता है तो क्या करते हैं, यानी विभवांतर नापना होता है तो वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो अगर हम इसमें सीरीज में इसको लगा दिया जाए, मतलब सीरीज बोलते हैं क्या, पैरेलल, यानी कि पार्श्वक्रम में, तो वोल्ट को हम हमेशा पार्श्वक्रम में और आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में, इसीलिए इसी के बीच में क्या लगा दिए, ए लगा दिए। यहाँ पर ये V वोल्ट मीटर को दिखा रहा है और ये किसको दिखा रहा है, एम्पियर, यानी कि करंट, आमीटर है ये, ठीक है। तो अब जब हम, वो साइमन ओम जो साइंटिस्ट थे, वो क्या किए थे कि एक सर्किट में वही आमीटर और वोल्टमीटर लगाकर वोल्टेज और इसका रिलेशन, यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा का जो संबंध है वो जानने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जैसे कि मान लिया कि अगर यहाँ पर आपका 2 एम्पियर है, यहाँ पर 4 एम्पियर है विद्युत धारा, यहाँ लिख देते एम्पियर में, विभवांतर V में, ठीक है। और जब यहाँ पे ये हो जाता है, धीरे धीरे जब इसका वैल्यू बढ़ते जाता है, तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि इसका भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। मान लिया यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे वोल्टेज का मान अगर आपका 50 आ रहा है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सपोज है, केवल एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ अगर 50 है तो यहाँ पर मान लिया कि 100 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 150, इस तरह से। तो जैसे कि मान लिया जब 2 एम्पियर करंट बह रहा है, यानी कि विद्युत धारा, तो हमारा वोल्टेज कितना है, 50, ठीक है। और जैसे ही 4 पर जाता है तो हमारा वोल्टेज का मान कितना हो जाता है, 100। फिर जैसे ही आपका 6 पर जाता है, इसका मान हो जाता है 150। फिर जैसे ही 8 पर जाता है, इसका मान हो जाता है 200। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन आता है, यानी एक सीधी रेखा, है ना, ये हमारी सीधी रेखा में आ रही, मतलब जैसे जैसे हमारा विद्युत धारा जिस अनुपात, मतलब इस दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर V/I करें, यहाँ पे अगर हम चाहें यहाँ पे V/I करने, तो आप देख सकते हैं V/I यानी कि 50/2, वही 100/4, फिर 150/6, 200/8, सबका मान क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का जो अनुपात है वो हमारा क्या कहलाता है, नियतांक, ठीक है। नियतांक का अर्थ क्या है कि जो नियत रहे, यानी कि फिक्स रहे, जो बदल नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी परिपथ में जहां पर कुछ वोल्टेज जा रहा है और कुछ विद्युत धारा पास हो रही है, उसमें क्या होगा कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात जो है हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, एकदम स्थिर रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। किसी विशेष परिपथ के लिए ही, हर एक परिपथ के लिए ही नहीं कि दो अलग अलग परिपथ है, मान लिया एक को हम कॉपर से बना दिए, यानी कि तांबे के तार से बना दिए, एक को हम एल्युमिनियम के तार से बना दिए, तो दोनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनुपात उसमें भी उतना ही, मान लिया अगर तांबे में अगर 100 ओम अगर हमारा है ये, तो हो सकता है एल्युमिनियम में 150 आ जाए, 150 उसका अनुपात आ जाए, है ना। लेकिन मतलब कि एक परिपथ के लिए उसका क्या रहेगा, मान फिक्स रहेगा। यानी बैटरी पे भी निर्भर करता है, बैटरी की क्षमता पे भी तो निर्भर करता है ना, ठीक है। तो और इसी को हम कहते हैं क्या, V/I को ही हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है।
और इसका मात्रक क्या होता है, उन्हीं वही वैज्ञानिक साइमन ओम के नाम पे ही दिया गया है, क्या मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, एसआई मात्रक ओम, जिसको ऐसे दिखाते हैं कुछ इस टाइप से, है ना। तो ये आपका हुआ ओम का नियम, कि अगर स्टेट करने आ जाएगा कि ओम का नियम लिखें, है ना, और या फिर चित्र द्वारा दर्शाएं, है ना, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। इधर ऊपर आपको ले लेना है विभवांतर और नीचे विद्युत धारा, ठीक है। तो V/I का मान आपको हमेशा बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे एसआई मात्रक हमारा ओम है, उसको दिखाते हैं इस सिंबल से, ठीक है। और सर्किट में कैसे दिखाते हैं, जैसे कि बोले थे ना कि एक आपको अवयव का सारा चिन्ह याद करना है, जैसे बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, है ना, उसके बाद स्विच को ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो उसी तरह से अगर हमको प्रतिरोध, परिपथ में प्रतिरोध को दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, है ना। और एक और तरह का प्रतिरोध होता है जिसे हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे क्या है ना कि उसमें वोल्टेज का मान घटाना बढ़ाए बिना ही हम क्या करते हैं, उसको प्रतिरोध का मान बढ़ा या घटा देते हैं, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब कि प्रतिरोध का मान रहेगा वही, और इसमें क्या दिखा देंगे, एक तीर दिखा देंगे, या तीर हमारा ऊपर से भी आ सकता है, ऐसे भी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा परिवर्ती प्रतिरोध हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि R अगर हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को दिखाएं, तो अब हमको जानना यह है कि किस पर निर्भर करता है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा ठीक है, आपने बोला लंबाई और मोटाई, तो लंबाई पर कैसे करेगा, समानुपाती के रूप में या व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती लंबाई, लंबाई, हाँ, और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हमारा R निर्भर करेगा समानुपाती किसके, लंबाई, है ना, L, ठीक है। यानी कि जितने लंबी तार होगी हमारी, तार अगर लंबी होगी तो सीधा सा बात है उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध क्या होगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आगे आता है, ये एक और चीज पर निर्भर करता है, आपके मोटाई का। अब ये मोटाई ए क्या है, ए हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब जैसे कि आप जैसे क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, देखिए जैसे कि अगर हम मान लिया कि ये मार्कर हमारा एक तार है ना, तो ये तार का ये वाला जो भाग है यानी क्रॉस सेक्शन जो है ये हमारा, तो इसका जो ये एक वृत्ताकार है, उसी तरह से तार का आप देखेंगे, अगर बड़े बड़े तार, ये छोटे छोटे तार में तो बहुत छोटा सा एरिया होता है उसका, तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये गोलाकार, तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल, वही इस एरिया का बात हो रहा है, ठीक है। ये वाले का बात नहीं हो रहा है, ये वाले क्षेत्रफल का बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जितना ज्यादा मोटा रहेगा, अगर मान लिया ए का मान हम बढ़ा देंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए देखे होंगे कि कनेक्शन वगैरह में क्या किया जाता है, जैसे घर पे जो कनेक्शन खींचते हैं हम पोल से जो कनेक्शन खींचा जाता है, तो उसकी तार की मोटाई मोटी ली जाती है। क्यों, क्योंकि हमको प्रतिरोध कम करना है, क्योंकि
शुरुआत में तो हमको ज़्यादा चाहिए ना, वहाँ पे कम से कम मेन स्विच तक तो अच्छा मतलब कि अच्छी बिना प्रतिरोध का आ जाए, मतलब बिना प्रतिरोध तो जरूरी है, लेकिन मतलब कम से कम प्रतिरोध के लिए, इसीलिए मोटे तार का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे आर क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा, अगर हम इसको समराइज करें, संक्षिप्त रूप में लिखें तो क्या आ जाएगा, L/A आ गया। ठीक है, और अब क्या होगा, इसको इक्वेट यानी इक्वल लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, R/L/A। रो को क्या लिखते हैं बताइए, रेजिस्टिविटी इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, भूल जाते हैं सब, प्रतिरोधकता है ना। अच्छा, अब ये प्रतिरोधकता क्या है, अब ये जो प्रतिरोधकता है आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। तो जितना अच्छा चालक रहेगा उसका प्रतिरोधकता क्या हो रहेगा, उतना ही कम रहेगा, है ना, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रतिरोध किस पर निर्भर है, प्रतिरोधकता पे निर्भर है। और हम जानते हैं जिसका प्रतिरोध कम रहेगा वो अच्छा चालक होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक रहेगा वो खराब चालक, कुचालक कह सकते हैं जिसको, खराब चालक होगा। तो अगर प्रतिरोधकता अधिक होगा तो ये इसका मान अधिक हो रहा है ना। तो इसीलिए हर एक मटेरियल पे अलग अलग है, आपका किताब में दिया हुआ है सारा का, जैसे कि सिल्वर का सबसे अच्छा दिया हुआ, उससे कम है आपका इसका क्या नाम है, तांबा वगैरह का है, फिर एल्युमिनियम वगैरह का, और फिर अन्य धातुओं का है। ठीक है, तो ये एल हमारा क्या है, प्रतिरोधकता। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, और ये इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या रहेगा पता है, आपको इस तरह से सवाल आएगा कि किसी परिपथ में जो चालक है उसकी प्रतिरोधकता दी रहेगी, उसका प्रतिरोध दिया रहेगा, उसकी लंबाई दी रहेगी। ठीक है, उसके बाद बोल देगा आपको उसका ये निकालिए, तार का व्यास निकालिए, है ना, या तार की लंबाई, अगर व्यास दिया रहेगा तो लंबाई, या लंबाई दिया रहेगा तो व्यास। ठीक है, अब जैसे देखिए एरिया हम क्या बोले थे कि तार का ये वाला भाग यानी क्रॉस सेक्शन वाला भाग, है ना। तो ये वृत्ताकार है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो πr²। r क्या होता है, त्रिज्या हो। अगर मान लिया d दिया रहेगा यानी कि व्यास दिया रहेगा तो r को हम क्या कर लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ गया, πd²/4 आया। ठीक है, तो अगर हम एरिया निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, d निकालेंगे, फिर एरिया निकलेगा, पहले एरिया को हम 4 से गुना करेंगे, पाई से भागा देंगे, उसके बाद फिर d का रूट निकाल देंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, तार का व्यास निकलेगा। अच्छा, मान लिया व्यास दिया रहेगा तो आप पहले एरिया निकाल दीजिएगा, तो फिर एल निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक दो न्यूमेरिकल है हमारा, सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो प्रैक्टिस होना चाहिए हर एक तरह का क्वेश्चन का, इसमें अगर होगा तो ठीक है। इसमें क्वेश्चंस नहीं है क्या, होना चाहिए। हाँ है क्वेश्चन, ठीक है, मिल गया। जैसे है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, क्वेश्चन है हमारा, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार मीन्स एल कितना दिया है, 1 मीटर। अच्छा, और प्रतिरोध दिया है 26 यानी आर दिया है 26 ओम। और यदि तार का व्यास, ये देखिए व्यास दिया है हमारा, व्यास का मतलब क्या हुआ, डी दिया है, कितना दिया है 0.3 mm, 0.3 mm दिया है, ये याद रखिए। देखिए मिलीमीटर में दिया है तो ये मीटर में है, सीधा m लिख देते हैं, तो यहाँ m लिखा हुआ और यहाँ mm है मीन्स मिलीमीटर है, तो इसको पहले
मीटर में बदल दीजिए। सारा कैलकुलेशन कभी भी कीजिए तो क्या करना है, सबको एक ही यूनिट में रखना है, अलग अलग यूनिट में रहेगा तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब आता है और क्या दिया है, हाँ प्रतिरोधकता क्या है, मीन्स आपको क्या निकालना है, रो निकालना है। हाँ, सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। सारणी 12.2 में मीन्स, हाँ तो इसमें क्या है ना कि प्रतिरोधकता आपका जो आएगा उसका किसके करीब है, चालक है, मिश्र धातु है, विद्युत रोधी है ना। तो अभी हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L बाई ए होता है। तो हमको निकालना क्या है, रो निकालना है। रो इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए बाई एल। R कितना है, R दिया है क्या, हाँ 26 है। अच्छा, एरिया हमको दिया है 0.3। अभी हम क्या करेंगे, पाई अभी निकाले थे ना, पाई डी स्क्वायर बटा 4, तो डी स्क्वायर यानी 0.3 गुना 10 का पावर -3 का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बटा 4। अच्छा, एल लंबाई दी 1 मीटर, तो ये सीधा 1 लिख दीजिए। कितना आ गया, 26 गुना पाई, यह आएगा आपका 0.09 इसका स्क्वायर गुना 10 का पावर -6, यहाँ बटा में होगा 4, तो आपका आ जाएगा 13/2। इसको आप कर दीजिए, 22/7 भी कर सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं, या सीधा हम 9 कर देते और इसको 10 का पावर -8 कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ पे देखिए 22 को 9 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 198। 13 गुना, बहुत नीचे हो गया ना, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, ये आएगा 13 गुना 198 गुना 10 का पावर -8 बटा 4। ठीक है, ये और जाएगा क्या, हाँ ये भी तो जा रहा था, सॉरी इसको पहले ही हटा देना चाहिए था। तो ये 7 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। क्या आया, 128, 1287/7 गुना 10 का पावर -8। आप इसको दिखाइए कितना आएगा, 183.85 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे आएगा 1.83 गुना 10 का पावर -6। ये हमारा प्रतिरोधकता आ गया है ना। तो अगर हम इसका बात करें सारणी 12.2 में, तो हमारा किसके करीब है, 183, 1.83। हाँ, ये हमारा मैग्नीज है जो कि चालक में आ रहा है। देख लीजिए ये क्या है, 1.84 है, 1.84 इंटू 10⁻⁶ जो है ये किसका है, मैग्नीज का। हमारा 1.83 आया, वो 3.14 लेते तो शायद एग्जैक्ट आ जाता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उतना चलता है। मैग्नीज, ये मैग्नीज का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चालक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ठीक है, तो धैर्य से आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि बड़ा बड़े कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं लोग, है ना। तो कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से बनाना है। ठीक है, अब आता है हमारा निकाय का प्रतिरोध, यानी कि बहुत सारे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में जब जोड़ा जाता है तो क्या क्या प्रतिरोध आता है, तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।